हेलो स्टूडेंट, 11 स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक का जो मेन वर्क होता है, स्टैटिस्टिक का मेन वर्क क्या था। पहले कल मैंने आपको टेस्ट पेपर टेस्ट दिया, आपने टेस्ट पेपर मुझे सेंड भी किया। बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने मेहनत की, वर्कआउट किया। एक दो स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी बिफोर 2 डेज ही एडमिशन लिया, उन लोगों ने भी टेस्ट दी। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत से टीचर्स लोग मुझे बोलते हैं यार आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो कल मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा 11th और 12th का बैच 80% स्टूडेंट मेरे को पेपर सॉल्व कर रहे हैं और मैं चेक भी कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिससे मैं वेडनेसडे तक आपको चेक करके आपको सेंड कर दूंगा। आपका पेपर पीडीएफ के अंदर ही मैं चेक करूंगा और वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, लेकिन टेस्ट में एक चीज याद रखना कि जब भी आप मुझे भेजो तो पीडीएफ बना के भेजना, जिससे क्या है कि मुझे चेक करने में आसानी हो। तो अब ये जो कंटिन्यूटी है वो अपनी बनाए रखना, क्योंकि आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, बराबर, इस चैप्टर का टेस्ट संडे को है, ध्यान रखना। और जो स्टूडेंट, जिन लोगों ने अकाउंट का टेस्ट नहीं दिया, उनका टेस्ट इस वीक में बीच में मैं कभी भी ले लूंगा। और जिन स्टूडेंट ने टेस्ट दे दिया है वो फिर से अगर टेस्ट में परफॉर्म करना चाहें तो फिर से कर सकते हैं, क्योंकि न्यू पेपर आएगा। वही पेपर में दे नहीं सकता, आप भी समझते हो, तो न्यू पेपर आएगा। और अगर न्यू पेपर नहीं आता किसी रीजन से तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी नेक्स्ट टेस्ट होगा तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों एक साथ होंगे। पर अभी स्टेट की तैयारी चालू कर देने की। देखो, हमारे पूरे स्टेट में जो 11th का स्टेट है उसमें चैप्टर नंबर 3, 4, 5, ये 3 चैप्टर अगर आपको समझ में आ गए तो ये समझ लेना कि आप स्टेट का 80% पोर्शन कंप्लीट कर चुके। 3, 4, 5 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर बिल्कुल नए नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चैप्टर्स क्या है, आप 10th में इन द चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप देख चुके हो। जैसे कि चैप्टर का नाम है मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ द सेंट्रल ऑफ द वैल्यू। दैट मीन्स, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि इनकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी दैट मीन्स मेजर्स, सेंट्रल दैट मीन्स जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके टेंडेंसी, उसके आसपास जो कॉन्सेंट्रेटेड डेटा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यूज होती हैं, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जो स्टैटिस्टिक्स में सीखा था, दैट्स द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वहां पे आपको सर ने मे बी ये नहीं समझाया होगा कि मीन क्या है, मीन क्यों फाइंड करना पड़ता है। तो मैं आपको एक कॉमर्शियल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मीन की डेफिनेशन देता हूं। मीन का मतलब होता है वन टाइप ऑफ एवरेज। आपने मीन पढ़ा होगा। यहाँ देयर आर 4 टाइप ऑफ मीन। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन मीन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, एक जनरल इन द कॉमर्स लैंग्वेज। नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन होता है वो पर मंथ एक जैसी अमाउंट कमाता नहीं है। फॉर एग्जांपल, स्टेशनरी के बिजनेस को हम लेते हैं। स्टेशनरी के बिजनेस में क्या होता है, इसका और दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, मोनोपोली बिजनेस की बात नहीं करता हूं। आप ये मत सोचना कि पेट्रोलियम उसके अंदर तो मोनोपोली, बराबर, बिजनेस दैट मीन स्टेशनरी बिजनेस की बात करते हैं। इन पूरी स्टेशनरी बिजनेस का पूरे साल भर नहीं होता। ये स्टेशनरी वालों का जो मेन सोर्सेस इनकम होता है वो कब होता है, आप खुद समझो। हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यहाँ खत्म होता है। टोटल 12 मंथ का ड्यूरेशन। दुनिया का कोई भी बिजनेस 12 ईयर तक कंटिन्यू एक जैसे फ्लो में नहीं चलता। हर बिजनेस में लोग कहते हैं मंदी आ गई। दैट मीन्स मंदी, दैट मीन्स उस समय वो ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाता है, लोग करके घर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, लॉकडाउन में चले जाते हैं, नो। लेकिन बिजनेस का जो फ्लो था, नुकसान नहीं होता, नॉट ए लॉस, बट लॉस इन प्रॉफिट। जो उन्हें प्रॉफिट होता है उसमें लॉस होना शुरू हो जाता है। पहले 10,000 समझो कि 10,000 पर मंथ कमा रहा है, लेकिन फिर 10,000 नहीं कमाता है, 4,000, 5,000, 6,000। दैट मीन्स वो एक एवरेज, जब उसका रेगुलर बिजनेस था तब बहुत अच्छा कमाता। फॉर एग्जांपल, अभी स्टेशनरी का जो प्रोसेस शुरू होता है, अपने जानते हैं कि हमारा जून में स्कूल स्टार्ट होता है।
तो स्टेशनरी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट जो मंथ होता है दैट इज द मार्च। मार्च से लेके, मार्च यानी अप्रैल मंथ से हम शुरुआत करते हैं, अप्रैल से लेके 31 जुलाई जबरदस्त बिजनेस होता है। यानी 3 महीने क्या होता है कि वो बाकी के अमाउंट, ये 3 महीने के फॉर एग्जांपल ये 3 मंथ के अंदर उसने टोटल कितना अर्निंग किया, 5 लाख रुपए। फिर जुलाई से शुरुआत करता है तो 1/8 से लेके 31 अक्टूबर तक अगर मैं देखें दैट इज द मिडिल टर्म्स। कैसा आता है मिडिल टर्म्स, सभी स्टूडेंट ने फुल स्केप खरीद चुके होते हैं, बुक्स खरीद ली होती हैं, पेन पेंसिल रबर सब परचेज कर चुके होते हैं। दैट मीन्स वो दोबारा जल्दी ये चीज करेंगे नहीं, और करेंगे तो क्या नॉर्मल चलता रहता है। यानी ये अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 3 महीनों में ये कितना है, अप्रैल मई जून जुलाई दैट्स द 4 मंथ, ये 4 मंथ है, और ये कितने हुए 3 मंथ। ये 3 मंथ में उसका बिजनेस सिर्फ कितना चलता है, पूरा एवरेज सब मिला के समझ लो कि 2 लाख। ये 4 महीने में 5 लाख हुआ और ये 3 महीने में सिर्फ 2 लाख हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई सीजन नहीं, यहाँ पे कोई फुल स्केप लेने जाएगा तो 2 डजन लेके नहीं आएगा, 1 पीस 2 पीस 3 पीस, 1 पेंसिल 2 पेंसिल ऐसा लेगा। फिर अक्टूबर से लेके मार्च की बात आती है, फिर यहाँ पे उसका बिजनेस एक्सपांड होता है, क्योंकि मार्च जनवरी से एग्जाम शुरू हो जाती है, फाइनल एग्जाम, तो अक्टूबर से दिसंबर ये भी इसका क्या होता है, कम ही सेल्स होता है, क्योंकि ये भी अपना कोई ऑफिशियल टाइम नहीं है। लेकिन 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक फिर उसका बिजनेस शुरू हो जाता है, और इस बिजनेस के अंदर फिर से वो क्या करता है, 5 लाख कमा लेता है। ये 5 लाख यहाँ पे 5 लाख यहाँ 5 लाख। मैंने ऐसा क्यों बोला कि 31 से 31 मार्च तक क्या होता है, एग्जाम टाइम आता है। एग्जाम टाइम के अंदर समझो कि हर स्टूडेंट पूरा अपने आप को स्टडी के अलावा रिनोवेट कर लेता है, नया पाउच चाहिए, नई पेंसिल, नया रबर, सब कुछ नया चाहिए, सप्लीमेंट्री ये वो। दैट मीन्स बिजनेस इतना तेजी से चलता है कि पूछो मत। बहुत से स्टूडेंट तो इतने एडवांस होते हैं, नेक्स्ट ईयर की नेक्स्ट टाइम उसकी बुक भी लेके रख देते हैं। दैट मीन्स ये समय उनका सबसे जबरदस्त बिजनेस है। अब आप देख सकते हो अभी टोटल पूरे में, यहाँ थोड़ा डाउन कर देते हैं, यहाँ उसने टोटल कितना कमाया, 12 लाख। लेकिन 12 लाख कमाने में कितने मंथ चले गए, 12 मंथ चले गए उसे। अब एवरेज देखो, ये 4 महीने में उसने 5 लाख कमाया, ये 3 महीने के अंदर 2 लाख, ये 2 मंथ के अंदर इतना, और रिमेनिंग के अंदर 4 लाख। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो बिजनेस तुम अच्छा चला रहे हो, बिजनेस थोड़ा स्लो जाए इसका मतलब ये नहीं तुम चलाना भूल गए हो। मार्केट में मंदी का दौर आता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, लेकिन वो खुश है, फिर भी स्टेशनरी का ही बिजनेस करता रहता है। तो इसका मतलब ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि डिवाइड बाय 12 उसकी एवरेज कितनी आ गई, 1 लाख रुपीज। नहीं दिख रहा है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सिर्फ एक एवरेज का मतलब है। 12 लाख डिवाइड बाय 12, 12 से क्यों डिवाइड किया, 12 मंथ है इसलिए, दैट मीन्स 1 लाख। वो 5 लाख को देख के खुश नहीं हो रहा है, और 2 लाख 1 लाख या 4 लाख को देख के खुश नहीं हुआ। वो क्या खुश हुआ, उसने पूरे 12 मंथ की एवरेज फाइंड किया। क्या फाइंड किया, उसने मीन फाइंड किया। मीन क्या होता है, टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीन की सिंपल डेफिनेशन आपको पता ही होगा। आपको मैं पूछूं मीन क्या होता है तो क्या बताओगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x क्या होता है, टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिंपल डेफिनेशन नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट को पता होती है, तो हम वही कर रहे हैं। टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 मंथ का डेटा हो गया टोटल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 12 मंथ, तो 12 लिखा डिवाइड बाय 1 लाख। अब वो 1 लाख रुपए से खुश है कि मैं कितना कमा रहा हूं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, पर उसकी एवरेज क्या आ रही है, 1 लाख रुपीज पर मंथ आ रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, दैट इज द कॉमर्शियल कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टेट का कॉमर्शियल का ऐसा नहीं है कि अपने को सर ये पढ़ रहे हैं काम कहाँ आने वाला है, तो बेटा हर चीज काम की है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूजलेस है, बराबर। लेकिन अब मीन के भी टाइप है। अर्थमेटिक मीन जो आप पढ़ चुके बिल्कुल सिंपल है, कौन सा मीन होता है ये, और हाँ इसके मैं फॉर्मूले आपको यहाँ नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मैं उसका PDF आपको सेंड कर दूंगा, उसमें से लिख लेना, अंडरस्टैंड कर लेना,
बराबर। यहाँ पे दो तरह की मेथड होती है, एक होती है शॉर्टकट मेथड, एक होती है डायरेक्ट मेथड। तो मैं दोनों से आपको एक ही जब सम स्टार्ट करूंगा तो दोनों से सम कराऊंगा जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। हर मीनिंग का मतलब मैं आपको, जो भी यहाँ पे मीन दिया हुआ है सबका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, बराबर। तो ध्यान से अंडरस्टैंड करो। सबसे पहला अर्थमेटिक मीन, जो सबसे सिंपल है स्टार्टिंग में, क्या होता है? अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड द सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कौन सा अर्थमेटिक मीन है? किसी भी डेटा के लिए फाइंड किया जा सकता है, एनी टाइप ऑफ डेटा। कोई भी डेटा दिया हो इसका मीन फाइंड करो तो टोटल करो। जैसे आज स्कूल का रिजल्ट निकालते हो आप, स्कूल में आपका जो भी एग्जाम में मार्क्स आते हैं, क्या करते हो? दैट्स अ सिंपल। कौन सा मीन यूज करते हो आप? अर्थमेटिक मीन। आपका टोटल 7 सब्जेक्ट का टोटल आता है, उसका 700 से डिवाइड कर देते हो। दैट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अर्थमेटिक मीन। आप परसेंटेज फाइंड करते हो, बराबर कि नहीं? तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो? टोटल obtaining marks upon total marks into 100 you get the percentage। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि अर्थमेटिक मीन इज द सिंपल एवरेज, कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं पे अर्थमेटिक मीन काम नहीं आता, तो ऐसा कौन सा डेटा होगा? दैट इज द सेकंड, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन मतलब इसका भी मैं सिंपल डेफिनेशन देता हूं। कंबाइंड मीन यानी मीन फाइंड आउट द मोर देन वन ग्रुप। मोर देन वन ग्रुप यानी एक से ज्यादा ग्रुप का अगर मीन दिया हुआ है और उस मीन को यूज करके हम एक नया मीन फाइंड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम कंबाइंड मीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आज जैसे स्कूल होती है, स्कूल में समझो कि 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट में से 3 ग्रुप बना दिए गए अलग अलग। पहला फर्स्ट ए बी सी 3 ग्रुप बना दिए, तो तीनों में 10-10 स्टूडेंट है, तो 10-10 स्टूडेंट का पहले क्या करेंगे? मीन फाइंड करेंगे और तीनों का एक साथ फाइंड करेंगे, जिसे क्या कहते हैं? कंबाइंड मीन कहा जाता है। कंबाइंड मीन दैट मींस व्हेन द मीन फाइंड आउट द मोर देन 2 ग्रुप्स। वन ग्रुप हुआ तो अर्थमेटिक मीन, लेकिन मोर देन वन ग्रुप दैट मींस मीन मतलब जैसे अब 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट समझो स्कॉलर है, फिर दूसरे 10 स्टूडेंट उनसे कम है और नीचे के 3 स्टूडेंट एकदम डल है। दैट मींस तीनों की 3 ग्रुप बने, ए बी सी, तीनों का अलग अलग मीन फाइंड करके जो आंसर आता है उसको फिर से एक मीन बना दिया। दैट मींस उसे क्या कहते हैं? कंबाइंड मीन कहा जाता है। तीसरा, अब जब ये आता है तो इसका यूज नहीं हो सकता, वो भी ध्यान रखना। अब आप सोचोगे कि स्टेट में हमेशा एक के बाद एक चीज क्यों आती है? जैसे मोबाइल की बात करें अपने, मोबाइल क्या होता है? एक मोबाइल जाता है, दूसरा मॉडल आता है। क्यों? क्योंकि पहले में कुछ कमी थी, उसकी कमी को दूर करने के लिए सेकंड आया, नया मॉडल आया, नए मॉडल में भी कुछ कमी थी, उसको दूर करने के लिए दूसरा आया। दैट मींस कहने का ये प्रोसेस चलती रहती है। अब इस ऐसे समय में तो ये सारे मीन इसी वजह से बने, क्योंकि जब ये मीन आता है तो इसी का यूज हो सकता है, इसका यूज नहीं हो सकता। वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो अर्थमेटिक मीन दैट्स द सिंपल मीन। कभी भी एक साथ कितनी भी चीजों का मीन फाइंड करना हो, 1000 वैल्यूज, लाख वैल्यूज, तो अर्थमेटिक मीन। लेकिन जब एक से ज्यादा ग्रुप का मीन फाइंड करना हो तो कंबाइंड मीन ही यूज होगा, दूसरा कोई सोर्सेस नहीं है। थर्ड आता है वेटेड मीन। वेटेड मीन का मतलब होता है जब आप वेट देते हो। वेट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। वेट का मतलब इंपॉर्टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिंपल में एग्जांपल देता हूं जो आपको जल्दी पता चले। कभी भी किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल एंड पियोन दोनों एक साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, वो भले कितने भी अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन स्कूल के एट द प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे क्या आता है? वेट बीच में आ जाता है। तो जैसे आज हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में सबसे फर्स्ट स्टेप किसका होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद में कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के बाद में टीचर, टीचर के बाद में पियोन। दैट मींस ये वेट, जब आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई हो और उसके अंदर वेट वर्ड यूज किया हो या इंपॉर्टेंस वर्ड यूज किया गया हो तो कौन सा मीन यूज होता है? वेटेड मीन। जब वेटेड मीन दिया होगा तो कंबाइंड मीन यूज नहीं होगा। सबका मतलब समझना, अगर मतलब समझोगे तो सबको पहचान पाओगे, अदरवाइज तो मीन इतने सारे आप कैसे पहचानोगे? तो उस तरह से ध्यान रखना। अर्थमेटिक मीन कौन सा होता है? जब जो वैल्यू मीन की वैल्यू दी गई हो, कैसी वैल्यू दी गई हो, कोई भी वैल्यू के अंदर अर्थमेटिक मीन फाइंड किया जा सकता है, बराबर। लेकिन इंफॉर्मेशन चेंज होती है। अब ध्यान रखना,
अब एक से ज्यादा ग्रुप का मीन फाइंड करना हो तो कौन सा, कंबाइंड मीन यूज होता है। अब इसमें वेटेड मीन सम के अंदर लिखा हुआ है, इंपोर्टेंस वर्ड दे दिया आपने को, बराबर कि नहीं, इंपोर्टेंस वर्ड दिया आपने को, समझो कि प्रिंसिपल, पियोन, इस तरह का वर्ड दिया गया हो या इंपोर्टेंस वर्ड दिया गया हो सम के अंदर, तो आप क्योंकि उसके अंदर तो फाइंड लिखा क्या होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज या एप्रोप्रिएट एवरेज, तो उस समय कौन सा मीन फाइंड करोगे, उस समय इंपोर्टेंट आएगा। तो वेटेड मीन दैट मींस जब इंफॉर्मेशन के अंदर वेट दिया गया, बराबर, जो वेट दिया गया हो तो वेटेड मीन यूज होता है, उस समय कंबाइंड मीन यूज नहीं हो सकता, अरिथमेटिक मीन भी यूज नहीं हो सकता। और फोर्थ नंबर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा सा अलग है, इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है, व्हेन द वैल्यूज इंक्रीज, व्हेन द डेटा, व्हेन द गिवन डेटास इंक्रीज एंड डिक्रीज लास्ट सर्टेन ईयर्स, जब उस डेटा के अंदर पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ऐसा कोई डेटा दिया गया इंफॉर्मेशन में, तब याद समझ जाना कि ये कौन सा है, ज्योमेट्रिक मीन। इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन अगर मैं बताने जाऊं तो अंडरस्टैंड करने में भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज रहेगी। देखो क्या लिखा है, ए ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द एन रूट ऑफ द प्रोडक्ट, मैं आपको समझाता हूं फिर, एंड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन एंड नोटेड बाय जी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, रूट एंड रूट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड रूट ऑफ द प्रोडक्ट दैट मींस, इसको जी से डिनोट करते हैं, एंड। अब इसने क्या बोला, nth ऑब्जर्वेशन, वो भी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, यानी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते समय जो ऑब्जर्वेशन होते हैं हमेशा प्लस में होना चाहिए, कोई वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे n आ गया, x1, x2, x3, x4, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। क्या लिखा, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई, इन चार ऑब्जर्वेशन है, चारों ऑब्जर्वेशन का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, सब x x नजर आ रहे हैं, हो गया, बराबर कि नहीं। कहने का मतलब सभी चारों मीन फाइंड करने के एक स्पेसिफिक वो है कि भाई कब कौन सा मीन अप्लाई होता है, वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। अरिथमेटिक मीन दैट्स द सिंपल मीन। कंबाइंड मीन किसे कहते हैं, जब सम के अंदर एक से ज्यादा ग्रुप का मीन फाइंड करना हो तब कंबाइंड मीन। जब सम के अंदर अपने को इंफॉर्मेशन दी है, वेट, इंपोर्टेंस ऑफ द डेटा, इंपोर्टेंस ऑफ द डेटा जब दिया गया हो तो कंबाइंड मीन, वेटेड मीन सॉरी। और लास्ट में ज्योमेट्रिक मीन कब यूज होता है, जब डेटा के अंदर जब वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो क्योंकि जहां ज्योमेट्रिक आएगा वहां वेटेड नहीं हो सकता, जहां वेटेड आएगा वहां पे कंबाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा बहुत तरह के होते हैं। सब में ऐसा लिखा हो कि द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इंक्रीज्ड लास्ट 12 years, last 5 years increase respectively 10%, 12%, 13%, 15%, यानी कि पिछले 4 साल से भारत की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, 10%, 12%, 13%, 15%, दैट मींस इंक्रीज डिक्रीज डेटा है, मतलब समझ जाने का सिंपल। ये मैंने आपको क्या दिए, क्लू दिया, बराबर। ये क्लू क्या है, जब भी इंफॉर्मेशन के अंदर, इंफॉर्मेशन में जो डेटा दिया है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है तो ज्योमेट्रिक मीन। अगर इंपोर्टेंस वर्ड दिया है या वेटेड दिया है, सम के अंदर इंपोर्टेंस वर्ड यूज किया है तो वेटेड मीन। कंबाइंड मीन, जब एक से ज्यादा ग्रुप का मीन फाइंड करना हो, कंबाइंड मीन। और अरिथमेटिक मीन दैट्स द सिंपल। इन तीनों के एक एक फॉर्मूला है, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, इनके बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होते हैं एक एक, इनके अंदर कोई डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड नहीं होती। लेकिन जो अरिथमेटिक मीन है उसके अंदर अलग अलग फॉर्मूला बेस्ड ऑन द डेटा। आपके पास डेटा किस टाइप का है, आपके पास डेटा, आपको ये तो पता ही होगा ना, 10th में सर ने सिखाया होगा, क्योंकि उसके बेस पे ही फॉर्मूला डिसाइड होते हैं। कौन कौन से डेटा होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ डेटा। मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा क्योंकि मैंने बोला 3, 4, 5, ये 3 चैप्टर के अंदर ये मेरे वर्ड आते रहेंगे। There are 3 type of data. ये जो चीज मैं बता रहा हूं बुक्स में ढूंढना नहीं, कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा टाइप ऑफ डेटा, वो मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ कौन सा डेटा हो, सबसे पहले अनग्रुप डेटा, सेकंड
ग्रुप डेटा और थर्ड कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस में दो डेटा है, एक्सक्लूसिव और इसमें डायरेक्ट डिफरेंस पता चल जाता है और इसके अंदर डायरेक्ट डिफरेंस दिया नहीं होता है, बराबर। इसको अगर मैं शो करना चाहूँ तो कैसे होगा, 10 to 20, इसको एक्सक्लूसिव डेटा कहते हैं। इंक्लूसिव डेटा 10 to 90, इसको एक्सक्लूसिव डेटा कहते हैं। तो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव से मुझे पहले किस में जाना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में, फिर हम सम सोल्व करेंगे। तो मैं बार बार जब डेटा की बात करूं तो अपने जो फॉर्मूला आएंगे वो भी इसी बेस पे, जो मैंने आपको लिख के भेजे उसमें ध्यान रखना, मैंने लिखा ही होगा अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा में डायरेक्ट क्या है, शॉर्टकट मेथड कौन सी है, फिर ग्रुप डेटा में डायरेक्ट मेथड कौन सी है और शॉर्टकट कौन सी है, कंटिन्यूस में डायरेक्ट, यानी कि सभी में ये सारे फॉर्मूले किसमें मिलेंगे आपको, अरिथमेटिक मीन में। ये तीनों में इनके अंदर फिक्स है, एक फॉर्मूला ही है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। बार बार वीडियो को देखना, समझना, कि जिससे कि ये मीन के बारे में डेफिनेशन पता चले। कल से हमारा प्रैक्टिकल सेशन शुरू होगा और याद रखना टेस्ट में उतना ही पूछा जाएगा जितना मैं फ्राइडे तक चलाऊंगा, बराबर। आपका जो टेस्ट पेपर बनेगा वो फ्राइडे तक ही चलेगा, जितना उतना ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि उसके बाद का फिर टॉपिक अलग होगा। मतलब मजा नहीं आएगा कि भाई मैं आज चलाऊं कल टेस्ट में, उसमें आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अभी कल जो मैं स्टार्ट करूंगा उसमें क्या होगा, अपना स्टैटिस्टिक्स शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर कल मैं अरिथमेटिक मीन और कंबाइंड मीन दो बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये दो आएंगे, बराबर। तो दैट मीन्स कहने का मतलब अपना जो पूरा ये सेशन चल रहा है, ये आज जो मैंने पीरियड पूरा लिया, ये सिर्फ किसका है, मीन का है। मीन को पहचानने का, देयर आर 4 टाइप ऑफ मीन, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। और चारों की मैंने पहचान बता दी है। इसकी कोई पहचान नहीं होती जल्दी, लेकिन तीनों की पहचान है। जब एक से ज्यादा ग्रुप का मीन फाइंड करना हो तो कंबाइंड मीन, जब भी सम के एग्जांपल के अंदर इंपोर्टेंस वर्ड यूज किया हो तो वेटेड मीन, और जब डेटा इंक्रीज डिक्रीज होता है तो ज्योमेट्रिक मीन। इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन अलग होती है। समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का लिखा था, क्या लिखा था, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट। nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट में क्या समझाऊं इस चीज को, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए जो मैंने बताया वो ध्यान रखने का, और फॉर्मूला जब एग्जाम में लिखो तो वो डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, बराबर। मैं पीडीएफ भेजूंगा, वो आराम से लिखो, मुझे सेंड करो। और हाँ, जब कभी भी आपको कोई भी चीज मिल जाती है, कि जैसे आज मैंने वीडियो भेजा, पीडीएफ भेजा, तो जितने भी स्टूडेंट अपने ग्रुप में हैं सभी ने यस सर लिख के भेजना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मिला कि नहीं मिला, मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया, 4 दिन बाद पता चलता है स्टूडेंट का तो स्टेट का चैप्टर ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो चीज क्या गलत है। ऑनलाइन में चाहता हूँ चलाना, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। अभी नेटवर्क की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई कि मेरा लेक्चर जैसे यूट्यूब पे तुम देख सकते हो, बार बार सुन सकते हो, लाइव में तो एक बार लिया चला गया, लाइव में अभी लिया 2 मिनट बीच में ब्रेक आ गया तो आपका लेक्चर चला गया, यूजलेस हो गया। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना, बराबर। काफी बड़ा वीडियो है, ध्यान से समझना। और कल से अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मैं प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करूंगा। प्रैक्टिकल से पहले आपको करना क्या है, इसका जो भी पीडीएफ में भेजूं उसको राइट डाउन करना है, लिख के मुझे सेंड करना है, और ये फॉर्मूले जो चारों हैं उनको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। ओके।